नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटी में देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रस्तावना या इसको आप उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ से आपके पेपर में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो कोई या पीसीएस का या आरओ का, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना है क्या? बहुत लोगों को प्रस्तावना पता ही नहीं क्या है, क्या बातें उसमें दी गई हैं और इसमें जो बातें दी गई हैं, उसी पे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना है क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जो टर्म हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में अभी हम आपको व्याख्या बताएंगे। यहाँ से काफी सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये सारी आपकी क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका जिसको बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें इसमें आपके प्रस्तावना में लिखी गई हैं। अब इसमें जो जो टर्म आए हैं इस पे हम आपको पूरी व्याख्या बताने वाले हैं। एक एक बात आपको ध्यान देना है और पेपर में एक एक बात आपसे पूछी जाती है। आगे देखते हैं। अब बात समझना, उद्देशिका में लिखे गए शब्दों का क्रम, यहाँ से आपका क्रम भी पूछता है, कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में। तो इसको देख लेते हैं। हम भारत के लोग, उसके बाद क्या आया है, प्रभुत्व संपन्न, फिर आपका क्या आया है, समाजवादी, फिर आपका क्या आया है, पंथ निरपेक्ष, फिर आपका क्या है, लोकतांत्रिक, फिर आपका क्या है, गणराज्य, फिर आपका क्या आया है, न्याय, फिर उसके बाद आपका क्या आया है, स्वतंत्रता, फिर समता, उसके बाद क्या है, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, फिर उसके बाद क्या आया है आपका 26 नवंबर 1949 और फिर आपका क्या आया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक, तो ये सीक्वेंस आप ध्यान देना, पेपर में ये सजाने को आपसे आता है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक जो शब्द आए हैं इनके हम लोग बात करेंगे। तो पहला शब्द आपका क्या आया है, हम भारत के लोग। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी हम भारत के लोग। ठीक, पहला शब्द आपका क्या आया है, हम भारत के लोग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। ठीक, भारत क्या है, एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का क्या है, आधार हैं। तो जो भारत की जनता को जो अधिकार मिले हैं वही क्या है, भारतीय संविधान का आधार है। अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। भारतीय संविधान जो क्या है, भारतीय जनता को क्या है, समर्पित है। ये इसका पूरा अर्थ है, हम भारत के लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला आपका शब्द आया है
संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक, भारत क्या है? ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का क्या है? डोमिनियन है। भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, जैसा कि पहले 1947 के पहले था। ठीक है, पहले क्या था? दूसरी शक्ति के क्या था? विदेशी शक्ति के अधीन था। और अब 1947 के बाद क्या हो गया है? स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, अगली बात, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों, उनका निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं है। आगे देखते हैं इसी में संप्रभुता में। अगला पॉइंट है आपका, भारत द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करने से संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है। ये बात ध्यान देना, भारत द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करने से संप्रभुता प्रभावित नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे भारत द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक देशों के समूह राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने पर इस आधार पर आलोचना की गई कि इस समूह का अध्यक्ष सदैव ब्रिटिश सम्राट होता है। मतलब यदि भारत राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ग्रहण करने पे इसकी आलोचना की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं, उनका जो समूह का जो अध्यक्ष होता है वो सदैव क्या होता है? ब्रिटिश सम्राट होता है। तो जब ब्रिटिश सम्राट होगा तो भारत अपने निर्णय स्वयं ले नहीं पाएगा। इस बात की इसमें आलोचना की गई थी। ठीक है, तो अतः राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारतीय संप्रभुता को सीमित करती है। ठीक, इसके लिए इसकी आलोचना की गई थी। ठीक, तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जब इसकी आलोचना की गई तो इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? समझिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत द्वारा यह स्वतंत्र इच्छा से किया गया है राष्ट्रमंडल की सदस्यता। यह एक समझौता है जिसे भारत द्वारा कभी भी स्वेच्छा से छोड़ा जा सकता है। ठीक, जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ग्रहण तो कर रहा है, वह स्वेच्छा से कर रहा है या जब चाहे वह उसको छोड़ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी निकाय की सदस्यता का मूल उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संबंधों को मजबूत बनाना होता है तथा विकास के मार्ग पर प्रशस्त होना होता है। मतलब विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। हालांकि इस प्रकार के संगठनों की कुछ शर्तें होती हैं जिनका नीतिगत रूप से भारत द्वारा पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु यह शर्तें पूर्व उल्लिखित होती हैं तथा प्रत्येक देश को पहले से ही इन शर्तों के बारे में अवगत कराया जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1991-92 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत द्वारा उदारीकरण की शर्त पर ऋण प्राप्त किया जाना। ठीक है, उदारीकरण की शर्त पर ऋण प्राप्त किया जाना। ठीक है, तो ये आपका क्या था? संप्रभुता के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है समाजवादी। अगला शब्द आपका क्या दिया गया है इसमें? समाजवादी। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से समाजवाद से तात्पर्य उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के नियंत्रण से होता है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य के नियंत्रण से होता है। राज्य द्वारा उत्पादन और वितरण के साधनों का प्रयोग समाज के प्रत्येक वर्ग के समुचित उत्थान के लिए किया जाता है। ठीक, तो जो राज्य द्वारा उत्पादन और वितरण के साधनों का जो प्रयोग होगा, समाज के प्रत्येक वर्ग के समुचित उत्थान के लिए किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत उद्देशिका में समाजवाद शब्द को जोड़कर अधिक स्पष्टता प्रदान की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट तो ये पूछा जाए समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन के
अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं इसी में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई निर्णयों को स्पष्ट किया गया है कि समाजवाद का तात्पर्य गरीबी, भूखमरी, उपेक्षा, अवसर की असमानता इत्यादि को समाप्त करना है। अवसर की असमानता इत्यादि को समाप्त करना है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात कह सकते हो कि आप यहाँ पे जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर क्या होगा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का क्या होता है, अधिकार होता है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है। गांधीवादी समाजवाद की ओर और अधिक झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है। ठीक, जिसका उद्देश्य क्या है, अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का क्या करना है, अंत करना है। आगे लिखते हैं, समाजवाद मुख्य रूप से जन कल्याण को महत्व देता है। यह सभी लोगों को राजनीतिक, आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण समाप्त करता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, सभी लोगों को राजनीतिक व आर्थिक समानता प्रदान करने के साथ ही वर्ग आधारित शोषण समाप्त करता है। वर्ग आधारित शोषण समाप्त करता है। तो ये बातें आप ध्यान देना। आगे इसी में देख लेते हैं, डीएस नकरा बनाम भारत संघ 1983 समाजवाद का मूल तत्व और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उन्हें जीवन प्रयत्न सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। इसका सीधा अर्थ है, इसका सीधा अर्थ आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जो क्या है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का क्या है, एक महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, अगला शब्द आपका आता है पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द आपका क्या आता है, पंथ निरपेक्ष। भारत का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति सरकार द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे कोई आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सरकार के द्वारा सभी के धर्म, सभी का क्या किया जाएगा, सभी को समान व्यवहार किया जाएगा, या सभी को समान रूप से देखा जाएगा। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरुणा बनाम भारत संघ 2002 पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ सभी धर्मों के प्रति राज्य द्वारा समान व्यवहार करना तथा धर्म के मामले में तटस्थ रहने से है, किंतु भारतीय संदर्भ में यह एक नकारात्मक अवधारणा है। किंतु भारतीय संदर्भ में क्या है, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। ठीक, ये बातें आप ध्यान देना। अगला पॉइंट है आपका, वस्तुतः पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ राज्य द्वारा तटस्थ न रहकर सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ क्या है, राज्य द्वारा तटस्थ न रहकर सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। यह सक्रिय भूमिका विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर सामंजस्य तथा मूलभूत एकता स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए। 21वीं सदी के दौर में राज्य से धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य से धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां धर्म के आधार संकीर्ण सांप्रदायिकतावाद जैसे कारक देश की एकता को खंडित करने के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, आप ध्यान देना। ठीक है, अतः हमें पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए, जिसके अनुसार नागरिकों को धर्म का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि उनमें एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव विकसित हो सके। ठीक है, एक दूसरे के प्रति क्या हो सके, आदर का भाव विकसित हो सके। हालांकि पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की उद्देशिका में
जोड़ा गया था? खूब पॉइंट ये पूछा जाता है आपके पेपर में। तो पंथ निरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारत इससे पूर्व पंथ निरपेक्ष नहीं था। ठीक, मतलब इससे ये नहीं कह सकते हो कि इससे पहले जो भारत था वो पंथ निरपेक्ष नहीं था। ठीक है। वस्तुतः अनुच्छेद 15, 16 और 25 से 28 इत्यादि के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान भारत की पंथ निरपेक्षता छवि को स्वतः ही स्पष्ट करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केवल इस छवि को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, बात है, आप ध्यान देना। अगला आपका आता है शब्द लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, ग्रीक ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डिमोस का मतलब होता है जनता, क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति, मतलब जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र का अर्थ समझ सकते हो क्या होता है? जनता की शक्ति। लोकतंत्र का उदय यूनान में हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास यूनान में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। ठीक, 500 ईसा पूर्व के आसपास यूनान में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में लोकतंत्र का यूनानी विचार समावेशी नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र का यूनानी मॉडल महिलाओं, दासों और प्रवासियों को समाहित नहीं करता था। ये बात ध्यान देना। जो लोकतंत्र का यूनानी मॉडल था वो महिलाओं, दासों और प्रवासियों को समाहित नहीं करता था। आधुनिक लोकतंत्र का जन्म आधुनिक लोकतंत्र का जन्म ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ और वहीं से अन्य देशों में इसका प्रसार प्रारंभ हो गया। ठीक, अब लोकतंत्र के लक्षण हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। लोकतंत्र के लक्षण, पहला लक्षण क्या है इसका? लोकतंत्र में न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। दूसरा, संविधान की अनिवार्यता होती है। तीसरा क्या है इसका? लोक कल्याणकारी उत्तरदायी शासन होता है। चौथा इसका क्या है? जनता के मूल अधिकार या अन्य कानूनी अधिकार होते हैं। पांचवा इसका क्या है? लोकतंत्र में आलोचना, विरोध, आंदोलन और हड़ताल की अनुमति होती है। तो ये सारी बातें हैं भारत में। तो इसका मतलब क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आधुनिक विचारकों के अनुसार लोकतंत्र की निम्न परिभाषाएं हैं। पहली क्या दी गई है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरी, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन। सभी की सहभागिता के साथ अंबेडकर। सभी की सहभागिता के साथ, ये किसका दिया गया है परिभाषा? अंबेडकर। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है इसकी? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अगला क्या है? एक व्यक्ति एक वोट। अगला क्या है इसका विशेषता? चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। अगला क्या है? अधिकारों का सम्मान। अगला क्या है? कानून का शासन। अगली विशेषता इसकी क्या है? लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। ठीक, तो ये सारी इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र जरूरी क्यों। लोकतंत्र क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है इसमें? जनता की भागीदारी के लिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? समाज में समता, स्वतंत्रता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला है सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए। अगला क्या है? सामान्य जनता को जागरूक करने के लिए। सामान्य जनता को जागरूक करने के लिए। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। तो जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है
वहाँ संविधान का होना जरूरी है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना क्या है, जरूरी है। तो ये बातें आप ध्यान देना। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब आते हैं लोकतंत्र के पक्ष में निर्णय। अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में यह अधिक बेहतर, क्योंकि शासन व्यवस्था का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। ठीक, सबसे ज्यादा यहाँ पे जवाबदेही रहती है। ठीक है, कह सकते हो। अगला, बेहतर निर्णय लेने की अधिक संभावना। मतभेदों और विरोधाभासों को संतुलित करने की व्यवस्था अर्थात सकारात्मक आलोचना के माध्यम से नीतियों एवं निर्णयों में परिवर्तन की संभावना। अगला है व्यक्तियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने वाली यह व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र में नेता बदलते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। तो ये सारे इसके क्या है, खिलाफ में तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण एवं खर्चीली है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार क्या होता है, ज्यादा होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला हेडिंग आते हैं गणराज्य। अगली हेडिंग आपकी क्या है, गणराज्य। ठीक, गणराज्य के बारे में देखते हैं। गणतंत्र और या गणराज्य। गण का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है प्रणाली, अर्थात जनता द्वारा नियंत्रित एवं संचालित प्रणाली। गणतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के रिपब्लिक का हिंदी रूपांतरण है। रिपब्लिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द रेसा पब्लिका से, जिसका शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक हित, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक हित होता है। ठीक है, इस प्रकार गणतंत्र सरकार का एक ऐसा प्रकार है जिसमें देश अथवा देश की शासन व्यवस्था को सार्वजनिक हित माना जाता है, न कि शासकों की निजी संपत्ति अथवा संस्था माना जाता है। गणराज्य के अंतर्गत सत्ता के प्रमुख पद विरासत या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होते, बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, ये बातें आप ध्यान देना। कि पॉइंट वाइज में देगा स्टेटमेंट टाइप में, तब यहाँ से सवाल आपके पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेषकर महाजनपद काल एवं बौद्ध ग्रंथों गणतंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य था कि शासन व्यवस्था अथवा किसी संगठन का संचालन सामूहिक भागीदारी एवं समूह की इच्छा के माध्यम से संचालित होता था। किंतु आधुनिक अर्थों में गणतंत्र का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था के सर्वोच्च का जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो शासन व्यवस्था के जो सर्वोच्च का क्या होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। एवं शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद का वंशानुगत न होकर एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक ऐसा राज्य होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, गणतंत्र की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। गणतंत्र की विशेषताएं, पहली क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं। न्यूनतम वैधता, न्यूनतम वैधानिक योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद सभी के लिए उपलब्ध। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश गणतंत्र भी हो। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश गणतंत्र भी हो। ठीक है,
इसमें कुछ पढ़ना नहीं, केवल हमारा नोट्स बनाया हुआ है हाथ का, इसमें कुछ बहुत आसान भाषा में सारी चीजें लिखी गई हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है किंतु गणतंत्र नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत होता है, किंतु इसके बावजूद प्रायः सभी गणतंत्र व्यवस्था वाले देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। ठीक है। अब अगला शब्द आपका आ जाता है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन-कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के लिए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ पे क्या है? आर्थिक न्याय आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं, इसमें आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय को संयुक्त रूप से अनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। वोट देने का अधिकार, मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार, जनप्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार। अगली बात आपकी आती है स्वतंत्रता। अगली बात आपकी क्या आती है? स्वतंत्रता। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक-टोक नहीं, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार है। ठीक? तो रोक-टोक कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने या उसे चोट पहुंचाने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। चोट पहुंचाने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अगला है बंधुत्व। भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब बात समझना। उद्देशिका, इसका जो प्रचलित नाम है क्या है? प्रस्तावना। संवैधानिक नाम क्या है? उद्देशिका। और शाब्दिक अर्थ क्या है? उद्देश्य। अब उद्देश्य किसका उद्देश्य? संविधान निर्माताओं का उद्देश्य और भारतीय जनता का उद्देश्य, अर्थात संविधान क्यों बनाया गया है और इस संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा, इन सबके उद्देश्य की बात यहाँ पे हो रही है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ने ही आगे चलकर उद्देशिका का स्वरूप प्राप्त किया। आगे देखते हैं। उद्देशिका 3 मूल बातें स्पष्ट करती। कौन-कौन सी? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति और संविधान के उद्देश्य। तो ये 3 बातें इसकी ध्यान देना। अगला पॉइंट है संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग। संविधान के अधिकार का स्रोत किसमें है? भारत के लोग। भारत की प्रकृति या घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक देश है। संविधान के उद्देश्य कौन-कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक, ये संविधान के उद्देश्य हैं। ये सारी बातें ध्यान देना, पेपर में काफी पूछी जाती हैं। उद्देशिका के 4 मूल तत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू करने की तारीख 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को निर्मित हुआ और इसी दिन लागू हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? दिसंबर 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था। लाहौर अधिवेशन में क्या पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया गया था।
इसी अधिवेशन के तहत निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1931 के दिन कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएगी। इसी दौरान कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय लक्ष्य निर्धारित किया। इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व होने के कारण भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। इसलिए प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगली बात ध्यान देना, उद्देशिका के संबंध में दो प्रमुख बातें। पहली, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात उद्देशिका में लिखी बातों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में सरकार या राज्य के विरुद्ध कोई केस नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, सरकार उद्देशिका में लिखी बातों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह उन्हें लागू करे। ठीक है, फिर भी सरकार का दायित्व बनता है कि वह उन्हें लागू करे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उद्देशिका ना तो भारत सरकार की शक्तियों का स्रोत है और ना ही उस पर किसी प्रकार का निर्बंधन लगाती है। इसके बावजूद उद्देशिका संविधान का भाग है। भारतीय संविधान की उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान की व्याख्या उद्देशिका में निहित आदर्शों एवं लक्ष्यों के अनुसार जानी चाहिए, की जानी चाहिए। ठीक, ये चीज ध्यान देना। तो ये जो बनाम आ रहे हैं, केशवानंद भारती बनाम 1973, यहाँ से भी सवाल काफी पेपर में आपसे पूछा जाता है। क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? बेरुबारी संघ बनाम मामला 1960 उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती मामला 1976 उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। LIC ऑफ इंडिया का मामला 1995 उद्देशिका भारत का आंतरिक हिस्सा है, संविधान का आंतरिक हिस्सा एवं भारतीय संविधान का दर्शन है। उद्देशिका संविधान का आंतरिक हिस्सा एवं भारतीय संविधान का क्या है? दर्शन है। उद्देशिका संविधान का भाग है। मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन इसमें संभव है, मतलब मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं करना है। ठीक है, अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बेरुबरी मामले 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया तथा यह भी माना गया कि उद्देशिका संविधान के अन्य अनुच्छेदों की व्याख्या में मार्गदर्शक है। इसी वाद में सर्वप्रथम आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 6 से 7 के बहुमत से दिया था तथा मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी। अगला पॉइंट है, संकरी बनाम भारत संघ, संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की संशोधन की शक्ति व्यापक है तथा इसका इस्तेमाल संविधान के किसी भी हिस्से के संशोधन हेतु किया जा सकता है। इस वाद में पश्चिम बंगाल के जमींदार शंकरी प्रसाद सिंह ने पहले संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी थी। सारे वाद ध्यान देना, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। चंपकम दोराई राजन बनाम भारत संघवाद 1951। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित आरक्षण को संविधान के खिलाफ माना था। इसी मामले के बाद भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो ये ध्यान देना, पहला संविधान संशोधन किस मामले के बाद हुआ था, तो ये भी सवाल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। तो संसद किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं,
संप्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतांत्रिक सिद्धांत आदि भारतीय संविधान के दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता भी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती बनाम केलर राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। अच्छा, अभी हमसे पूछा जाए न्याय टोटल कितने प्रकार के हैं? 3। तो डायरेक्ट भी पूछ देता और इसके नाम भी पूछ देता। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी तरह से अब आ जाओ, स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? टोटल इसमें 5। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की, उपासना की। समानता कितने प्रकार की है? 2। प्रतिष्ठा की और अवसर की। तो ये ध्यान देना, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है सवाल। प्रस्तावना में एक प्रकार की बंधुता का उल्लेख है जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को आश्वस्त करती है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। ठीक, जो प्रस्तावना है अमेरिकी संविधान से ली गई, पर भाषा पे किसका अधिकार है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान का ठीक अधिकार है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही वैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। बाद में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ, जबकि वर्तमान में भी प्रस्तावना में विश्वसनीयता शब्द शामिल नहीं है। विश्वसनीयता शब्द शामिल नहीं है, तो ये बातें आप ध्यान देना। उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से प्रेरित है, जबकि न्याय के तत्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूसी क्रांति से। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका से प्रतिबिंबित होता है। अगला पॉइंट है 1994 बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व 1995 के LIC वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। उद्देशिका संविधान का भाग तो है, लेकिन यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में यह क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान में उद्देशिका का निरूपण नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 25 से 26 पंथ निरपेक्षता को प्रदर्शित करते हैं। अगला न्याय के उपबंध उद्देशिका, मूलाधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में मिलते हैं। आर्थिक न्याय के विषय में उद्देशिका व नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व होता है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। संविधान के निर्माण पर क्या था? असर था। लाइट चली गई है, चलो थोड़ा ही बचा होगा शायद। असर था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान को क्या किया है? भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है, क्योंकि यह संविधान के निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, वे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में व्याख्या इनकी
की गई है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पूछे जाते हैं। कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसका कथन है? कृष्णा स्वामी अय्यर का। के एम मुंशी हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है इसको, प्रस्तावना को इन्होंने, ठीक है। तो ये कथन ध्यान देना, प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिकाओं को संविधान की मूल आत्मा कहा था। ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का अर्थ विशद करने वाली यंत्रणा तथा संविधान की कुंजी कहा है। यंत्रणा तथा संविधान की कुंजी कहा है। और के एम मुंशी ने क्या कहा है, इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।